नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। एवी फिस्टुला के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, लंबे समय में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम 2 एपिसोड में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं क्या होते हैं एवी फिस्टुला के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। आपने एवी फिस्टुला बनवा लिया, मैंने उसकी ड्रेसिंग के बारे में और कुछ अर्ली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानकारी दे दी, लेकिन कुछ बातें जो आपको एवी फिस्टुला के बारे में जाननी ज़रूरी हैं जब आप उसको लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। जैसे आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 साल हो गए एवी फिस्टुला को यूज़ करते हुए, डायलिसिस करवाते हुए, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस की संभावना है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि एवी फिस्टुला का मेन मकसद होता है कि हम आर्टरी और वेन को जोड़ देते हैं और उससे वेन्स में फ़्लो की मात्रा बढ़ जाती है, खून का फ़्लो बढ़ जाता है। अब डायलिसिस करने के लिए हमें ज़्यादा फ़्लो की आवश्यकता होती है। ऐसी नस जिसमें कि फ़्लो ज़्यादा हो, 300 से 400 ml पर मिनट का फ़्लो होता है डायलिसिस की मशीन में। तो कम से कम हमें कोई ऐसी नस चाहिए जिसमें 500 ml पर मिनट से ज़्यादा का फ़्लो हो। तो इसलिए एवी फिस्टुला के सक्सेसफुली बनने के बाद उसमें अच्छा फ़्लो होना ज़रूरी है। अब कभी कभी क्या होता है कि नसें इतनी पतली होती हैं या एवी फिस्टुला बनाते समय जो फिस्टुला की जो मुंह है, जहाँ पे फिस्टुला कनेक्टेड होता है, जो एनास्टोमोटिक साइट होता है, वो इतना नैरो है कि एवी फिस्टुला में प्रॉपर फ़्लो हो ही नहीं पाता और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी उसमें फ़्लो बढ़ नहीं पाता। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि पहला, जब आपका फ़्लो बढ़ नहीं पाता तो आपकी नसें प्रोमिनेंट नहीं होती। आपको बार बार जो टेक्नीशियन है डायलिसिस का या डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपकी नसें अभी डेवलप नहीं हुई हैं, आपको और हाथों के एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला उपचार तो यही है कि हम हाथों की नियमित एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज करने से खून का फ़्लो बढ़ेगा और उससे आपकी नसें डेवलप होंगी। लेकिन अगर महीने, 2 महीने, 3 महीने एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर आपका ये फ़्लो डेवलप नहीं होता या नसें डेवलप नहीं होती, तो आपको एक बार डॉक्टर से मिलके या रेडियोलॉजिस्ट से मिलके और एक बार सोनोग्राफी करके ये देखनी चाहिए कि क्या आपके नसों में कोई नई रुकावट तो नहीं बन गई है, या जहाँ पे आर्टरी और वेन को जोड़ा गया है उसका मुंह कहीं बहुत संकरा तो नहीं है जिसकी वजह से फ़्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, फ़्लो में रुकावट हो रही है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ठीक किया जा सकता है, या अगर नसों में आगे भी जाके कहीं रुकावट हो रही है तो इसको भी ठीक किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को फिस्टुलोप्लास्टी कहते हैं। तो ये एक बहुत ही सुगम और आसान उपचार है अगर किसी रुकावट की वजह से आपके फिस्टुला में फ़्लो कम हो रहा है। लेकिन बहुत सारे मरीजों में खून की नसों का साइज़, जो नेचुरल साइज़ है उनका, वही कम होता है और वो पतली नसें फ़्लो बढ़ने के बावजूद भी उसमें या प्रेशर बढ़ने के बावजूद भी वो नसें फैल नहीं पाती और इसीलिए उसमें एक सीमा से ऊपर फ़्लो बढ़ता ही नहीं है और इसीलिए उसमें डायलिसिस कभी संभव नहीं हो पाता। अब दूसरी समस्या जो है जिसको हम कहते हैं फिस्टुला ओवरफ्लो, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि कई मरीजों में जो वेन होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं और वो जब हम फिस्टुला बनाते हैं तो फिस्टुला बनाने के बाद वो नसें और डायलेट हो जाती हैं और फैल जाती हैं और कई बार उनमें खून का बहाव बढ़ते 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 उस सीमा तक पहुंच जाता है जबकि उसमें प्रति मिनट 2 लीटर से ज़्यादा का फ़्लो होने लगता है। अब किसी मरीज़ में अगर 2.5 लीटर प्रति मिनट का फ़्लो हो रहा है या 3 लीटर प्रति मिनट का फ़्लो हो रहा है तो इसे हम ओवरफ्लोइंग फिस्टुला बोलते हैं। और ओवरफ्लोइंग फिस्टुला के 2 बड़े नुकसान हैं। ओवरफ्लोइंग फिस्टुला में हाथों में खून का बहाव बढ़ जाता है। इसकी वजह से हाथों में कंजेशन भी बढ़ता है और साथ में कई बार हाथों का साइज़ भी बढ़ जाता है। एक तो ये नुकसान है। दूसरा नुकसान ये होता है कि ये फ़्लो सारा का सारा हार्ट तक पहुंचता है और हार्ट को ज़्यादा अमाउंट ब्लड रिसीव भी होता है और फिर हार्ट को ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप भी करना पड़ता है। इसको हाई कार्डियक आउटपुट स्टेटस कहते हैं। और जब हार्ट को बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा कार्डियक आउटपुट जनरेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हाई कार्डियक आउटपुट फेल्योर होने की संभावना रहती है। हार्ट धीरे धीरे थकने लगता है, हार्ट का साइज़ बड़ा होने लगता है और कई बार मरीज़ को उसकी वजह से हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं और हार्ट फेल्योर होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस कारण से अगर आपकी फिस्टुला का फ़्लो 2 लीटर 2.5 लीटर से ज़्यादा प्रति मिनट हो रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और फिस्टुला के फ़्लो को कम करवाने का प्रयास करना चाहिए। एक और समस्या जो होती है वो ये होती है कि फिस्टुला का फ़्लो जब बहुत ज़्यादा होता है तो नसें भी धीरे धीरे मोटी होने लगती हैं और कई बार वो एबनॉर्मली बहुत मोटी हो जाती हैं, जो कि कॉस्मेटिकली देखने में अच्छी नहीं लगती।
फिस्टुला का फ्लो कम करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि एक छोटी सी सर्जरी होती है। सर्जरी में हम जहाँ पे वो आर्टरी और वेन जुड़ी हुई हैं वहीं पे मुंह पे ही, जहाँ ओरिजिन पे ही हम वेन की साइज़ को थोड़ा घटा देते हैं ताकि फिस्टुला का फ्लो कम हो जाए। तीसरी एक समस्या जो पेशेंट कई बार फेस करते हैं, हमारे पास लेके आते हैं कि एवी फिस्टुला बना हुआ है पेशेंट का, लेकिन मरीज़ को हाथ की उंगलियों में या उंगलियों के टिप्स में बहुत तेज़ दर्द होता है। कई बार ये पूरे समय होता है, चौबीसों घंटे दर्द रहता है। कई बार डायलिसिस के समय ये दर्द बढ़ जाता है। कई बार ठंड की वजह से ये दर्द बढ़ जाता है और कई बार वो दर्द कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। कई बार ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उंगलियां नीली भी पड़ जाती हैं और नीलेपन के साथ साथ उंगलियों के टिप पे कई बार घाव भी हो जाता है या नाखूनों में घाव हो जाते हैं। इसको हम लिम्ब इस्चीमिया कहते हैं। और बेसिकली इस पूरी समस्या में होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि कई बार नस बड़ी होने की वजह से सारा का सारा फ्लो जो हाथ में आ रहा है वो पूरा का पूरा फ्लो वापस जाने लगता है और आगे फिस्टुला के आगे के हिस्से में खून की सप्लाई बहुत कम रह जाती है। जैसे हम इमेजिन करें कि 2 लीटर का फ्लो हाथों में आ रहा है और उसमें से 1.25 लीटर या 2 लीटर पूरा का पूरा ही हाथ से यहाँ से फिस्टुला से वापस चला गया, तो हाथों में खून की कमी होने लगती है, खून के बहाव की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उसकी वजह से हाथ की मांसपेशियों में, नर्व्स में दर्द होने लगता है। और जब ये कमी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे अल्सर होने लगता है, घाव होने लगता है, नीलापन होने लगता है और कई बार बहुत सीवियर पेन होता है, जिसकी वजह से मरीज़ कुछ भी काम करने में सक्षम नहीं होता। हमने देखा है ये परिस्थिति कई बार बहुत सीवियर होती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में होता है। जब भी इस तरह की स्थिति होती है तो हमें एक तो डॉपलर से असेसमेंट करना चाहिए कि क्या ये ओवरफ्लोइंग फिस्टुला है। अगर ओवरफ्लोइंग फिस्टुला है तो इसका समाधान ये होता है कि फिस्टुला का साइज़ कम कर दें, तो उससे दोनों समस्याएं एक साथ सॉल्व हो जाती हैं। ओवरफ्लोइंग फिस्टुला भी इम्प्रूव हो जाता है और साथ में हाथों में खून का बहाव भी इम्प्रूव हो जाता है और इस तरह से दोनों समस्याएं एक साथ ठीक हो जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब फिस्टुला में फ़्लो ठीक ठाक है, 600 ml 700 ml प्रति मिनट है, उससे ज़्यादा नहीं है और वो डायलिसिस के लिए उपयुक्त है, ओवरफ्लोइंग फिस्टुला नहीं है, लेकिन फिर भी हाथों में खून का बहाव कम है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में कई बार अगर इस्चीमिया ठीक नहीं होता है दवाइयों से, ऐसी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे हाथ में खून का बहाव बढ़े, अगर वो दवाइयाँ काम नहीं करती या कारगर नहीं होती तो ऐसी स्थिति में कई बार हमें फिस्टुला को बंद करना पड़ता है, क्योंकि हाथों में खून का बहाव अगर पहुँचाना है तो हमें फिस्टुला का फ्लो बंद करना पड़ता है। तो ये आपको किसी एक्सपर्ट से राय लेनी पड़ती है और उस हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट आपको करना पड़ता है। लंबे समय तक फिस्टुला के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें आज हमने बात की कि फिस्टुला का अंडर फ्लो फिस्टुला क्या होता है, ओवरफ्लोइंग फिस्टुला क्या होता है और फिस्टुला की वजह से हाथ में इस्चीमिया या खून के बहाव की कमी कैसे हो जाती है। अगले एपिसोड में हम कुछ और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि जिन मरीजों का ट्रांसप्लांट हो चुका है और फिस्टुला बना हुआ है उनको क्या करना चाहिए। मरीजों में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव या हेपेटाइटिस सी या HIV संक्रमण का रिस्क फिस्टुला में लंबे समय तक डायलिसिस करवाने वालों में कैसे होता है और उससे कैसे बचाव करना चाहिए, और इस तरह के कुछ और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।